नमस्कार, स्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में आज के हमारे प्रमुख मेहमान हैं सुनील कुमार कुशवाहा जी। सबसे पहले सर का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे लोकवाणी चैनल में। आप सभी साथियों का भी बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आपके माध्यम से जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। चलिए सर, समय का भी बहुत ज़्यादा अभाव है आपके पास, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मैं सीधे सबसे पहले सवाल पर आता हूँ। सीतामढ़ी ओवरब्रिज के कारण जो है आए दिन जो है क्या बोलते हैं, जाम की समस्या, लोगों का समय बर्बाद होता है और अभी तक जो है ओवरब्रिज का विलम्ब हो रही है। समय होने के बावजूद भी यह काम पूर्ण नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज कुछ लोग कहते हैं कि मेरे प्रयास से हुआ, मेरे प्रयास से हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जब एमएलए थे उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार में नीतिगत मतभेद था इस तरह के ओवरब्रिज को लेकर। पहले था जो रेल, भारत सरकार का जो रेल विभाग है वो ब्रिज बनाता था और उसका अप्रोच राज्य सरकार बनाती थी। उसमें बड़ी विलम्ब होता था। आपने देखा होगा जो सीतामढ़ी में 2 पाया हमको लगता है ये 15 वर्षों से खड़ा था, आगे काम नहीं बढ़ रही थी। बाद में बिहार सरकार और केंद्र सरकार में सहमति बनी, ये पुल और अप्रोच दोनों का एस्टीमेट साथ साथ बनेगा। निर्माण एजेंसी बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग होगा, जिसका पुल निर्माण विभाग उस कार्य को कराएगा और आधा पैसा भारत सरकार देगी, आधा पैसा राज्य सरकार देगी। हम लोग जब एमएलए थे उस समय ही यह नीतिगत फैसला हो गया था और इस पुल का टेंडर हो गया था। दुर्भाग्य से काम शुरू नहीं हो पाया, टेंडर फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद अब 5 साल बीत गए हैं। 5 साल में ओवरब्रिज कहाँ है, सीतामढ़ी की जनता देख रही है। ये जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है, सरकार की निष्क्रियता है, सरकार की विफलता है और सीतामढ़ी के लिए लाइफलाइन है वो। जैसे उधर सोनवर्षा से, परिहार से, सुरसंड से, भिट्ठा मोड़ से, पुपरी से जो लोग आते हैं और ख़ास करके वो सड़कें हैं जो भिट्ठा मोड़ की सड़क है या सोनवर्षा की सड़क है, नेपाल से भी जुड़ी हुई है। और सीतामढ़ी आपको माता सीता की जन्मभूमि है, दर्शनीय स्थल है। तो सीतामढ़ी विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं देखने। तो इसका समय से पूर्ण नहीं होना ये सरकार की विफलता को दिखाता है, सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है और जनता के प्रति सरकार बिल्कुल उदासीन है, उसके जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन है, कोई काम नहीं करते हैं। ये उनकी मंशा को दर्शाता है। हम लोग चाहते हैं कि ये ओवरब्रिज जल्द से जल्द बने और सीतामढ़ी के लोगों की और सीतामढ़ी आने वाले जितने हमारे पर्यटक हैं, जो मरीज हैं, बीमार हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके काम आवे, ये हम लोगों की मांग है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल सर से रहेगा। सर, सीतामढ़ी टाउन में जो है कुछ सड़कें ऐसी है, जैसे डॉक्टर प्रमोद कुमार वाला, रिंग बांध वाला और बाईपास से होते हुए सड़कें हैं। 5 साल से मिथिलेश कुमार जी विधायक है, लेकिन इन सड़क का हालात जो है आप खुद देख रहे हैं। इसको अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसको कितने समय में ठीक करवा दीजिएगा, क्योंकि यह बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी की जो आप मुख्य सड़क देख रहे हैं, जो शहर की मुख्य सड़क है, वो पहले NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट था। मैं जब एमएलए था तो इसको, जैसे NH में नियम है, जो NH का अगर कोई नया रूट बनता है तो NH ने बाईपास बनाया, आपको पमड़ा से लेके आजम में यहाँ तक, मतलब बाजितपुर तक NH का बाईपास बना। और सीतामढ़ी का जो एल्ड अलाइनमेंट था 104, पमड़ा से पुनौरा होते हुए सीतामढ़ी होते, सीतामढ़ी शहर में सहौल चौक होते हुए, मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस सड़क को PWD में अधिग्रहण करके और इस सड़क का हम चौड़ीकरण करा दें तो सीतामढ़ी में जो आज जाम की इतनी भयानक समस्या रहती है उससे ज़रूर सीतामढ़ी को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और ये सड़क बरसों बरसों से जर्जर है, आज तक उस पर एक ईंट नहीं डाला गया है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए हम लोगों का या इस राज्य का, जो तेजस्वी यादव जी, मतलब नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके उन्होंने सरकार बना लिया। हमने जाके उस समय के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी थे, हमने जाके उनसे मुलाकात की, जो सर ऐसे ऐसे सीतामढ़ी की ये बहुत विकट समस्या है, तो इसको बन जाने से सीतामढ़ी लोगों को बड़ी राहत होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं जो उस सरकार इतना निष्क्रिय थी,
जो उन्होंने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तो 5 साल उनकी सरकार रही है, 17 महीने तेजस्वी यादव जी रहे, बाकी समय उनकी सरकार रही है, और उनके जनप्रतिनिधि भी यहाँ रहे हैं, एमएलए उनके रहे हैं, एमपी रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में ये नहीं करा पाए हैं। हम सीतामढ़ी के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। 6 महीने के अंदर उस सड़क को बना के हम दुरुस्त करवा देंगे और सीतामढ़ी को सीतामढ़ी में जल जमाव की बड़ी भयानक समस्या है। सीतामढ़ी शहर जब थोड़ी सी बारिश, अभी तो रौदी पड़ा हुआ है, बारिश नहीं होती, तो सीतामढ़ी को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने, जब तेजस्वी यादव जी ही उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में, तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए उन्होंने सीतामढ़ी में नाला के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपया देने का काम किया, लेकिन आज भी योजना धरातल पे नहीं उतर पाई है। हमको लगता है आज सीतामढ़ी में हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरा सीतामढ़ी जल प्रलय हो जाएगा सीतामढ़ी में, और सभी जो मोहल्ले हैं, खास करके जो निचले इलाके हैं, इधर लोहिया नगर हो, जयप्रकाश पथ हो, आपको उधर आजाद चौक के तरफ का इलाका हो, या शांति नगर हो, या और सारे जो निचले इलाके हैं, निश्चित रूप से पुनः वहाँ जल जमाव हो जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सर एक और सवाल रहेगा सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ ही। सीतामढ़ी में मात्र एक नगर में पार्क है, उसकी हालात अभी आप जाते हैं सीतामढ़ी देखते हुएगा, विभाग से हमें जानकारी मिली कि पैसे के अभाव में उस पार्क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सर आपकी सरकार बनती है तो मात्र एक पार्क है, उस पर आप किस प्रकार से काम करेंगे? देखिए सीतामढ़ी का जो पार्क है, सरकार पैसे का रोना रोती है, लूट खसोट के लिए सभी जगह पैसे हैं, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। सरकार की योजनाओं में 40-40, 50-50% कमीशन लगता है, घूस लगते हैं। आप सभी कार्यालयों में चले जाइए, आज अंचल कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसा दिए किसी की दाखिल खारिज हो रहा है क्या? आप वीडियो के कार्यालय में चले जाया जा सकता है, और निश्चित रूप से हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो उसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे और जनता के लिए उसको उपलब्ध कराएंगे। सर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जो है अच्छी इलाज को लेकर के 1 महीना पहले ही एक चिकित्सीय पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज भी जो है भवन तो बन गया है, लेकिन अच्छी इलाज को लेकर के मरीज और डॉक्टर के बीच में बराबर विवाद होता रहता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इन समस्याओं का समाधान आप लोग कैसे ढूंढिएगा? देखिए, जब बिहार में 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जिम्मे स्वास्थ्य विभाग था, तो आपने देखा होगा मिशन 60 के तहत आज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जो इमरजेंसी का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, या उसमें जितनी सुविधाएं उपलब्ध है, वो सब आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समय में हुई है। तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री, आपने देखा होगा बिहार के दर्जनों अस्पतालों में रात के 12-1 बजे 2 बजे जाके रेड करना, कौन डॉक्टर है कौन नहीं है, ड्यूटी पर उपस्थित है नहीं है, मरीजों की क्या स्थिति है, उनके चादर बदले गए हैं कि नहीं, उनको खाना जो मिलना है मरीजों को प्रॉपर मिलता है कि नहीं, दवाएं जितनी तरह की है, पहले दवा 100 कुछ तरह का था, तेजस्वी यादव जी हुए तो 400 तरह की दवाएं उपलब्ध कराए सदर अस्पताल में। आज तो जो स्वास्थ्य मंत्री है, आपने कहीं देखा है क्या? कहीं जाते हैं क्या? जाते भी हैं तो मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार उनका वीडियो वायरल हुआ है, जो स्वास्थ्य मंत्री जी मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब है, अपने सुख सुविधा से मतलब है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा सीतामढ़ी में इतना बड़ा बिल्डिंग है, ICU बन के तैयार है, सारी मशीनें आ गई है, और डॉक्टर का अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है, इच्छा शक्ति की कमी है, किस चीज़ की कमी है? और हमको तो लगता है सभी चीज़ की कमी है। डॉक्टरों की भी प्रॉपर बहाली नहीं हो पा रही है, टेक्नीशियन की उपलब्धता नहीं है, इच्छा शक्ति तो है ही नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, सरकार रिटायर्ड और टायर्ड पदाधिकारी चला रहे हैं, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सारे लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। हम लोगों की जब सरकार आएगी पुनः,
तो जिस तरह से 17 महीनों में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के सभी अस्पतालों की स्थिति सुधारी थी, डॉक्टरों को जवाबदेह बनाया था, जो दोषी डॉक्टर थे या जो काम नहीं करने वाले थे उनको हटाया गया था, सस्पेंड किया गया या उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तो हम लोग निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टरों की बहाली करेंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो बेपटरी हो गई है, खत्म हो गई है, पुनः उसको बिहार की जनता के हित में पटरी पर लाने का काम करेंगे। सर अगला सवाल रहेगा लखनदेई नदी से जुड़ा हुआ। लखनदेई नदी का दुर्दशा जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। कई नहरें जो है स्लुइस गेट के निर्माण के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि पर आज भी नदी का जल जो है नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण किसान को परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, कितने दूर में खत्म हो जाएगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, लखनदेई नदी का तो सबसे पहले कहिएगा तो सीतामढ़ी शहर में दोनों तरफ से इतना अतिक्रमण हो गया है, लोग लखनदेई नदी में घेर घेर के घर बना लिया है। आप सीतामढ़ी से डुमरा तक चले आइएगा तो नदी के दोनों तरफ लोगों ने अतिक्रमण करके नदी की धारा को बाधित करने का काम किया है। हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी नदी की धारा सुचारू रूप से चले। इतना वर्षों से खनन हो रहा है, इतने करोड़ रुपया सरकार के लग गए उसमें, लेकिन अभी तक लखनदेई में पानी नहीं आ पाया है। तो हम लोग उसको नदियों से जो इसकी मुख्य धारा है उसको पुनर्जीवित कराएंगे पूरी मुस्तैदी से। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, स्लुइस गेट का ज़रूरत हो या छोटे छोटे जो जहाँ नहर बनेंगे वहाँ चेक कलभट कहते हैं उसकी ज़रूरत हो और इसको सिंचाई के लिए नहर को दुरुस्त कराकर सिंचाई की व्यवस्था कराने का काम हम लोग करेंगे। सीतामढ़ी के लोगों को के खेतों में कैसे पानी पहुँचे, लखनदेई और बाकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सीतामढ़ी की, जिस पर बहुत सारी योजनाएं पहले से भी स्वीकृत है, डैम है, बियर है, बैराज हैं जो स्वीकृत है और अभी तक नहीं बन पाए हैं। भारत सरकार की उदासीनता के कारण, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और अकर्मण्यता के कारण जो सारी परियोजनाएं पहले से स्वीकृत है और अधर में लटकी हुई है, हम लोग उसको सबको जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। सर एक सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर जी बराबर आरजेडी पर हमलावर रहते हैं और कहते रहते हैं कि पूरे बिहार में लालू जी को केवल अपने पुत्र की चिंता है, उन्हें कोई दूसरा युवा नेता दिखाई नहीं देता है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अब प्रशांत किशोर जी को बिहार की कितनी चिंता है सब लोग वाकिफ हैं और प्रशांत किशोर जी तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, जैसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और बिहार में या देश में लोकतंत्र है, जनता अपना नेता चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और तेजस्वी यादव जी जनता से चुन के आए हैं। प्रशांत किशोर जी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, प्रशांत किशोर जी ने अभी तक नहीं देखा है जनता को और निश्चित रूप से जनता ने तेजस्वी यादव जी को बनाया है। और एमएलए लोगों ने, जितने हमारे इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के एमएलए हैं, हमारे पास 116 एमएलए हैं, उन सभी लोगों ने तेजस्वी यादव जी को नेता विरोधी दल बनाया है बिहार का। और पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में बेईमानी से हम लोगों को हरा दिया, नहीं तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना तय हो गया था। 8-10 सीट तो हम लोगों को 12 वोट से ले गया, 200 वोट के अंतर से हरा दिया गया बेईमानी करके। उनका राज था, उनका समय था और ये कहना कहीं से वाजिब नहीं है जो उनको लालू यादव जी ने बिहार में जितनी बड़ी क्रांति की वो देश और दुनिया में नजीर है। आज भी आप देखे होंगे या देखते होंगे जो इस देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ दलित जाति के, अनुसूचित जाति के या पिछड़ी जाति के दूल्हा को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। आज के समय भी, आज भी अभी 2 महीने पहले राजस्थान में एक अनुसूचित जाति का बच्चा विद्यालय में जाके घड़ा से पानी पी लिया तो उसको इतना मारा गया जो अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। तो इस देश में इतनी गैर बराबरी है और बिहार में लालू यादव जी के समय में, नेतृत्व में बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। जो समाज में पिछले पायदान में लोग खड़े थे, जो शोषित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं थी, जो अपनी बात कहीं जाके नहीं कह रहे थे, उन लोगों को आवाज़ मिली और इतनी बड़ी क्रांति हुई। बापू का जो सपना था जन स्वराज का, उसको साकार किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था जो हमारा भारत ऐसा बने, हमारे लोगों के रीढ़ की हड्डी में ताकत हो, उनके जवान में ताकत हो, उसको आदरणीय लालू यादव जी ने साकार करने का काम किया बिहार में। और इसकी छाया अन्य दूसरे प्रांतों में भी इस देश के पड़ी। तो लालू यादव जी ने बहुत बड़ी क्रांति की है। लालू यादव जी खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
उनके नायक के रूप में लालू जी को लोग याद करते हैं आज भी, जो गरीब लोग हैं वो। और प्रशांत किशोर जी का कहना, तो प्रशांत किशोर जी आप कहाँ से आए हैं, क्या हैं, उनकी शुरुआत कैसे है, सब लोग जानते हैं, उनके कहने से थोड़ा ही होगा। ये जनता है बिहार की, खास करके ये सब जानती है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, उसको सब लोग। चलिए सर, अगला सवाल रहेगा, बिहार में पेंशन की राशि को 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। सर, क्या नीतीश कुमार जी इस पेंशन की राशि को टेंशन में बढ़ाए हैं क्या? नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कितने दिनों से पेंशन का 400 रुपया था। आज जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की कि हम पेंशन को बढ़ा के 400 से 1500 रुपया करेंगे, तो नीतीश कुमार जी उसी मजबूरी में डर से, भय से वो 1500 तक नहीं जा पाए, उनकी हिम्मत नहीं थी, 1100 रुपया करने का काम किया। आपने सुना होगा, आपको याद होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, हमारे घोषणा पत्र में था हमारी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी बिहार में। और नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, ये पैसा अपने बाप के घर से लाएगा क्या? जी। नहीं, लेकिन कहते थे ना नीतीश कुमार जी। और 17 महीने के लिए जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी 116 एमएलए लेकर उप मुख्यमंत्री बनना कबूल किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिनके पास 43 एमएलए थे, उनको मुख्यमंत्री माना। और उसी नीतीश कुमार जी के हाथ से, जिन्होंने कहा था कि बाप के घर से पैसा लाओगे, पटना के गांधी मैदान में 5 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया। इसलिए काम कोई भी होता है तो इच्छा शक्ति से होता है। आपके मन में किसके प्रति कितनी श्रद्धा है, किसके प्रति कितना स्नेह है, कितनी मोहब्बत है, कितनी दया है, आप किसको कितना अधिकार देना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की है, हमारे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में आएगा कि हम 2500 रुपया घर की हर माँ बहनों को प्रत्येक महीना देंगे। सर, माई बहन योजना के बारे में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बिजली की समस्या से, बिजली के बिल से जो आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है लगा देने से जिनका बिल 200 रुपया आता था, 2000 रुपया आ रहा है, हर उपभोक्ता परेशान है। तो हमारे नेता ने कहा जब मैं 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा हर परिवार को, उससे ज़्यादा जिनकी खपत होगी वो उसके अलावा जो बिल होगा सो जमा करेंगे। तीसरा, आज गैस सिलेंडर 1100 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम 500 रुपया में हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार में कल कारखाने लगाने का काम करेंगे। बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने का काम करेंगे। यानी बिहार में जितनी तरह की समस्याएं हैं, आज शिक्षा की जो खस्ता हालत है, उस मतलब हम लोगों के पास विजन है, हमारे पास ब्लूप्रिंट उसका तैयार है। और निश्चित रूप से 2025 में बिहार की जनता प्रतीक्षा कर रही है। और निश्चित रूप से 2025 में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो समस्या है सभी पर हम लोग काम करके और बिहार की जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सर, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र से हिंदी भाषियों को तमाम तरह का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देखते होइएगा, तमाम तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदी नहीं आता इसलिए उनको पीटा जा रहा है। मगर अभी तक वर्तमान सरकार, बिहार की कोई भी मंत्री, सब लोग चुप है। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या महाराष्ट्र सरकार से आप लोग बात करके इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? आपको पता होगा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लोगों के साथ देश के विभिन्न जगहों पे जो अपमान होता था, तो एक अकेला नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था, जिन्होंने बिहार वासियों की लड़ाई लड़के और बिहारियों को सब जगह मान सम्मान दिलाने का काम किया। उनका जो हक अधिकार था उनको दिलाने का काम किया। बिहार की जो कोई प्रतिष्ठा थी उसको वापस दिलाने का काम किया। और हम लोग, कोई भी सरकार हो देश में, कहीं की भी सरकार हो, ये देश है, भारत है, विभिन्न प्रदेशों के मिला के एक गणराज्य बना है। हमारा संविधान कहता है हर आदमी को हर जगह अपने काम के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए इस देश में कहीं भी जाने की आज़ादी है। और इस तरह से बिहारियों को अपमानित करना, बिहार के लोगों को अपमानित करना, और हमारी जो बिहार की सरकार है उसके मंत्रियों को, उनके मुखिया को कुछ नहीं बोलना, ये दर्शाता है कि बिहार के नौजवानों के प्रति, खास करके जो मजदूरी करने, रोजगार करने दूसरे प्रदेशों में गए हैं, उनके प्रति वो उदासीन है। उनके
मतलब मन में उनके प्रति कोई दया नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, और उनकी समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे किसी भी काम को जो हमारे बिहारियों को अपमानित करे, उनको प्रताड़ित करे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार खोजने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार अपने नौजवानों को अपने यहाँ नौकरी और रोजगार देगा, उनके जीवन यापन की व्यवस्था बिहार सरकार यहाँ करेगी, ये हम लोग भरोसा दिला। कि 2000 बिहार में जो है जिनका नाम है उन्हें कुछ प्रूफ देना नहीं है, लेकिन 2003 के बाद वाला जिनका नाम है उन्हें प्रूफ देना होगा, तो उसमें भी बहुत सारी समस्या आ रही है। अब जो है सरकार कल आनंद फानन में RSS बीजेपी डर गई है बिहार की जनता से, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उससे, और कैसे बिहार के गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। ये RSS बीजेपी का चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग ऑटोनोमस संस्था है, चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायरा है, नागरिकता प्रमाण पत्र खोजना चुनाव आयोग की जवाबदेही नहीं है। चुनाव आयोग की एकमात्र जवाबदेही है जिस देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करावे, और अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र तक कैसे जाए, वोटर कैसे बने, वोट कैसे गिरावे, एक चुनाव आयोग का दायित्व है। लेकिन आज चुनाव से एन पहले, 2 महीने पहले, गहन पुनरीक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी RSS के मेल में आकर चुनाव आयुक्त ने इस तरह का फैसला किया है। हम लोग इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये इस फैसले से साजिश की गंध आती है। जो बिहार के जो अब जिस तरह के 11 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, आप समझ सकते हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, आपके पास एक इसमें से कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध है क्या? मेरी चाची नेपाल की है और उन्हें 7 साल पुराना नेपाल की नागरिकता त्यागने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि 2 साल पहले शादी उनका हुआ है और 7 साल पुराना सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएंगे? आप जानते होइएगा, हमारा जो जिला है वो सीमावर्ती इलाका है बिहार और नेपाल का, और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा रही है। नेपाल दुनिया में, भारत पहला ऐसा देश है जिसका इस तरह की सीमाएं हैं और बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल हमारा हाड़ मांस का टुकड़ा है। यहाँ जब खुशी होती है तो पटाखे नेपाल में छूटते हैं, और नेपाल में कोई तकलीफ होती है तो आंसू यहाँ के लोगों का बहता है। मतलब बिल्कुल हमारा उनका संबंध ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हजारों लाखों शादियां इस तरफ की उस तरफ हुई है, उस तरफ की इस तरफ हुई है। वहाँ मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और जो लोग हमारे यहाँ, जो बहुएं हमारे यहाँ शादी ब्याह करके आई हैं, वो तो परंपरा यहाँ रही आती है, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। वो प्रमाण थी शपथ देते हैं लोग, जो नहीं हमने ऐसे ऐसे नेपाल में हमारी शादी हुई है, इस तरह से नाम जुड़ता है। तो वही ना हमने कहा, ये पूरी तरह से साजिश है, लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश है। अब बिहार के 4 करोड़ लोग, ऑफिशियल है बिहार सरकार, भारत सरकार ने आदरणीय लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद हम लोग के संजय यादव जी के सवाल के जवाब में कहा है, राज्य सरकार में सरकार ने कहा जो 3.25 करोड़ लोग बाहर हैं बिहार के, दूसरे प्रदेशों में हैं। तो 3.25 करोड़ तो उनका आंकड़ा कहता है, हम लोगों का आंकड़ा कहता है 4 करोड़। 4 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है। इतना बड़ा काम है, बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। 8 करोड़ वोटर अपना सत्यापन इन 20-25 दिनों में संभव नहीं, कैसे करा पाएंगे? मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं चेक कर रहा हूं, ये 75% BLO ऐसे हैं जिनके पास अभी तक फॉर्म नहीं पहुंचा है। भाई तुम 26 तारीख से कर रहे हो, आज 8 तारीख 9 तारीख हो गया, 15 दिन बचे हैं तुम्हारे। 15 दिन में तुम अपने BLO को फॉर्म नहीं उपलब्ध करा पाए हो, और तुम किस दम पे कहते हो जो मैं वोटर लिस्ट के अधिकार से वंचित नहीं करने का। उसके बाद राशन कार्ड से उनका नाम काटेंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, वृद्धावस्था पेंशन से उसका नाम काटेंगे, आवास योजना से उनका नाम काटेंगे, किसान सम्मान योजना से उनका नाम काटेंगे, या मनरेगा से उनका नाम काटेंगे, या जितनी तरह की सरकार की योजनाएं हैं। वोटर लिस्ट में नहीं नाम होने का क्या मतलब? आप इस देश के नागरिक नहीं। 18 वर्ष से ऊपर का कोई आदमी अगर वोटर लिस्ट में वोटर नहीं है, इसका मतलब वो इस देश का नागरिक नहीं है, तो उसको इस देश की नागरिकता से भी बेदखल करने का इन लोगों का प्लान है। लेकिन बिहार है, बिहार के लोग सब कुछ समझते हैं, और बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूं, और भारत की सरकार
और राज्य की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो सोए हुए हैं उनको भी जगना पड़ेगा। इनकी जो साजिश है इसमें ये लोग विफल होंगे और निश्चित रूप से जो बिहार में जो वोटर है सब लोगों को वोट गिराने का अधिकार है और गिराए। सर अंतिम सवाल रहेगा हमारा, बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इस बार सरकार बनाने जा रही है क्या? बिल्कुल, आपने देखा होगा, आप लोग घूमते होंगे गांव-गांव में, लोगों का रुझान आपने देखा है। किस चीज से बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, अभी चुनाव आयोग को हथियार बना के इस तरह से वोटरों के वंचित करने का काम कर रहे हैं। बौखलाहट नहीं तो और क्या है? जी जी। ये वो समझ गए हैं कि बिहार में हमारा कोई दाल गलने वाला नहीं है। तो ऐसा करो, बिहार के लोगों को ऐसा उलझाओ, बिहार की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा उलझाओ जो इसी में उलझ के रह जाए। वो महाराष्ट्र में उन्होंने कहने का मतलब लाखों लोगों का नाम जोड़ दिया वोटर लिस्ट में, जिनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ कहाँ से लाके, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहाँ कहाँ से लाके लाखों लोगों का नाम वहाँ महाराष्ट्र के चुनाव में जोड़ दिया। और वहाँ और बिहार में ये लोगों का नाम काट के और यहाँ रोकना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम होगी और बिहार में मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोकवाणी को समय दिया। तो आप लोग देख रहे थे लोकवाणी, एक्स विधायक सीतामढ़ी, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।